जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से द आइडियल हब के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोगों ने पिछले दिन राष्ट्रपति से संबंधित सारी जो बातें थी, जो थ्योरी पार्ट्स था, उसको कंप्लीट किया था और आज बारी है कि उसके सारे के सारे प्रश्न को देखने का प्रयास किया जाए। लेकिन जो सारे के सारे प्रश्न हैं वो एक ही दिन में तो संभव नहीं है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आज इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, फिर उसके बाद जो कुछ प्रश्न बचा रहेगा उसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और उसके अगले ही आर्टिकल 53 में कहा गया है कि वह संवैधानिक प्रमुख, यानी भारतीय संविधान के अनुसार जो भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा वो कौन होगा। तो उसके लिए सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। देखिए, उपराष्ट्रपति के पद की हमारे देश में कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चूंकि राज्यसभा का सभापतित्व करने के लिए हम लोगों ने उपराष्ट्रपति पद को ग्रहण किया, और ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगली बात, जो प्रधानमंत्री होते हैं ये सभी मंत्रियों में क्या होते हैं तो अलग होते हैं, यानी सभी मंत्रियों में ये प्रधान होते हैं, इसलिए इनको प्रधानमंत्री कहा जाता है, जबकि ये भी एक मंत्री ही हैं। इसके बाद अगर गृह मंत्री की बात की जाए तो उन जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनमें से ये भी एक क्या है, एक मंत्री ही है। राष्ट्रपति की अगर बात करी जाए तो भारतीय संविधान के अनुसार जो राज्य का प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये आर्टिकल 53 में कहा गया है। और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का जो प्रयोग करते हैं वो कैसे करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है मंत्रिपरिषद द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है सीधे या अपने अधिकारियों द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, और ऑप्शन डी मंत्रिमंडल के द्वारा। तो देखिए, मंत्रिपरिषद की जहाँ तक बात है तो मंत्रिपरिषद क्या करने के लिए होता है, तो आर्टिकल 74 के मुताबिक भारतीय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा। लेकिन उस आर्टिकल में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि उनके कार्यों को करवाने के लिए, यानी उनके कार्यों का प्रयोग करने के लिए, उनकी शक्तियों का प्रयोग करवाने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद का कार्य सिर्फ क्या होगा, उनको सलाह देना, मशवरा देना। लेकिन राष्ट्रपति उनकी सलाह मानकर अपनी शक्तियों का जो प्रयोग करेंगे तो वो मंत्रिपरिषद के द्वारा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अगली बात, जो प्रधानमंत्री होता है मंत्रिपरिषद के ही हेड होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है मंत्रिमंडल के द्वारा, तो मंत्रिमंडल जो होता है ये मंत्रिपरिषद के ही हिस्सों में से जो मंत्रिमंडल होते हैं, ये कुछ चुनिंदा जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट में शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद के सारे सदस्य मंत्रिमंडल के हिस्से में शामिल नहीं होते हैं। मंत्रिमंडल में मंत्रिपरिषद के कुछ मंत्री शामिल होते हैं। तो इसका मतलब ये भी मंत्रिमंडल जो है ये मंत्रिपरिषद का हिस्सा है। इसका मतलब ये तीनों ही ऑप्शन मंत्रिपरिषद से ही संबंधित है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। बी ऑप्शन कह रहा है सीधे या अपने अधिकारियों के द्वारा। तो यहाँ शक्तियों के प्रयोग की बात हो रही है, तो शक्तियों का प्रयोग वो या तो क्या करेंगे, स्वयं करेंगे, या फिर क्या करेंगे तो अपने अधिकारियों के द्वारा, जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन नेतृत्व नहीं करता। यह कथन किसके लिए लागू होता है? कहने का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन नेतृत्व नहीं करता। कहने का मतलब राष्ट्र के सारे जो भी कार्य होंगे उनके नाम पर तो ज़रूर होगा, लेकिन वो स्वयं नहीं करेंगे।
वो उन कार्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, उन कार्यों का निर्वहन कोई और करेंगे। इसका मतलब यह कथन आप समझ गए होंगे किन के बारे में कहा गया है, लेकिन फिर भी ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है राज्यपाल, ऑप्शन बी कह रहा है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी सीजेआई। तो देखिए, राज्यपाल जो होता है वो राज्य के लिए होता है, बिल्कुल वही कथन जो यहाँ राष्ट्र के लिए है। अगर राज्य के लिए होता तो राज्यपाल होता, लेकिन चूंकि यहाँ बात राष्ट्र की हो रही है, तो राष्ट्र की बात अगर हो रही है तो इसका मतलब राज्यपाल तो बिल्कुल नहीं होगा। और जहाँ तक बात प्रधानमंत्री की है, तो प्रधानमंत्री साथियों वो तो नेतृत्व करता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, नेतृत्व नहीं करता। यह कथन किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो प्रधानमंत्री तो बिल्कुल नहीं होगा। और ऑप्शन डी कह रहा है सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगर बात की जाए, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनका कार्य बिल्कुल अलग ही क्षेत्र का है। कहने का मतलब हमारे भारत में 3 बॉडीज़ हैं, संवैधानिक निकाय हैं। वो कौन कौन? वो है न्यायपालिका, वो है कार्यपालिका, वो है विधायिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो सीजेआई बिल्कुल ही कार्यपालिका और विधायिका से अलग है। अब बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। सीधी बात है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन वो कैसा होगा? वो जो हेड होगा वो डिज्यूर हेड होगा। डिज्यूर का मतलब वो संवैधानिक प्रमुख होगा, लेकिन जो कार्यों का निर्वहन करेंगे वो राष्ट्रपति महोदय नहीं करेंगे। वो कौन करेंगे? वो करेंगे प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन नेतृत्व नहीं करता। यह कथन किन के लिए लागू होता है? तो केवल और केवल राष्ट्रपति महोदय के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसके लिए मैंने आपको सारी बातें, सारा का सारा प्रावधान, सारी की सारी प्रोविजंस पढ़ा रखी है। और ऑप्शन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन में क्या कुछ कहा जा रहा है, और मैंने जो थ्योरी में आपको बताया है वो क्या बताया है। ऑप्शन ए कह रहा है प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी कह रहा है राज्यसभा सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है लोकसभा सदस्यों के द्वारा, और ऑप्शन डी कह रहा है अप्रत्यक्ष मतदान से। तो पहला जो ऑप्शन कह रहा है प्रत्यक्ष रूप से, तो भाई प्रत्यक्ष रूप से तो हमारे राष्ट्रपति का चुनाव बिल्कुल नहीं होता। प्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होता है वो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, और लोकल गवर्नेंस में कुछ पदों का जो चुनाव है, ज़्यादातर पदों का जो चुनाव है वो डायरेक्ट होता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन यहाँ बात राष्ट्रपति की हो रही है, तो इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ये पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है राज्यसभा सदस्यों के द्वारा। ये ऑप्शन सही होता अगर यहाँ पे एक शब्द लिखा होता राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। यहाँ पे कह रहा है कि राज्यसभा सदस्यों द्वारा, तो सदस्यों में तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सदस्य हो जाएंगे। पता ही नहीं चल रहा है बात निर्वाचित की हो रही है या फिर बात मनोनीत की हो रही है, क्योंकि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति महोदय 4 क्षेत्रों से करते हैं। ये बात मैंने आपको लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद जब पढ़ाया था तो बताया था। और वह क्षेत्र कौन कौन सा है? वह क्षेत्र है कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। और इसका प्रोविज़न हम लोगों ने कहाँ से ग्रहण किया है? तो हम लोगों ने इसका प्रोविज़न आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है लोकसभा सदस्यों द्वारा। जी हाँ, लोकसभा सदस्यों द्वारा। तो क्या केवल लोकसभा सदस्य करते हैं? नहीं, लोकसभा सदस्य वो भी कौन? निर्वाचित होने चाहिए। राज्यसभा सदस्य वो भी कैसे होने चाहिए? निर्वाचित। तो इसका मतलब लोकसभा होता, लेकिन अगर यह निर्वाचित होता, और दूसरी बात केवल लोकसभा तो नहीं होगा। अब ऑप्शन डी बच रहा है, और इसमें कहा गया अप्रत्यक्ष मतदान से।
बिल्कुल सही जवाब है। अप्रत्यक्ष मतदान सही होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। 5वां नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। प्रश्न बिल्कुल एक जैसा ही है, लेकिन ऑप्शन आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। मैंने इन सारे के सारे प्रश्नों को अलग अलग बुक से उठाया है, और ये सारे के सारे प्रश्न साथियों किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और ये जितने सारे प्रश्न आप देख रहे हैं, ये सारे प्रश्नों को मैंने दृष्टि के बुक से, दृष्टि के उन बुक्स जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सारे के सारे प्रश्नों को लिया है, और एक ही प्रश्न कई प्रकार से लिया है ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, और फिर राष्ट्रपति से संबंधित जितने सारे प्रश्न हैं वो प्रश्न आपके बचे ही नहीं। चलिए, 5वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब देखिए, प्रत्यक्ष के बारे में तो मैंने कह दिया कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा अगर ऑप्शन दिया गया है तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो अब नहीं रहेगा। उसके बाद ऑप्शन बी कह रहा है एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा। चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ है। ऑप्शन सी कह रहा है आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। ठीक है, इसको भी देखते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। खुला बैलेट प्रणाली का मतलब ये हुआ कि लोग जा करके बोल करके वोट करेंगे कि मैंने इनको वोट दिया, यानी जिसको बोलते हैं व्हिप जारी करना। तो खुला बैलेट प्रणाली ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में लागू नहीं होता। ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं होगा। अब बी और सी ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में कौन सा आपको सही लग रहा है? ऑप्शन बी कह रहा है एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। और फिर ऑप्शन सी कह रहा है आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। तो आनुपातिक मत प्रणाली भी लागू होती है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, और एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति भी लागू होती है। इसका मतलब ऑप्शन बी और सी। ये प्रश्न थोड़ा सा गूगली डाला हुआ है, चूँकि गूगली अगर ना डाला जाए तो फिर आप भी जानते हैं कि आरसीबी का जीतना बहुत मुश्किल था। प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, यानी निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। कहने का मतलब कि राष्ट्रपति को कौन कौन लोग वोट कर सकते हैं, ये प्रश्न कहा जा रहा है। ऑप्शन एक कह रहा है, अच्छा ऑप्शन एक के बाद फिर कूट भी है, ध्यान दें। ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के बाद फिर 4 ऑप्शन अलग से हैं। एक नंबर में कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य द्वारा। दूसरे नंबर में कहा जा रहा है कि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य द्वारा। 3 नंबर कह रहा है सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा। और 4 कह रहा है दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये तो ठीक है, ये तो बिल्कुल होगा। यह कह रहा है राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के, तो देखिए केवल 6 राज्य है भारत में, केवल 6 राज्य जिनमें द्विसदनीय विधायिका है। कहने का मतलब 6 राज्यों के अलावा बाकी जितने सारे राज्य हैं वहाँ पे केवल एक ही सदन है। तो यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन में राज्य विधानमंडल के दोनों सदन। तो सबसे पहली बात तो दोनों सदन प्रत्येक राज्य में नहीं है, और अगर प्रत्येक राज्य में होता भी तो केवल और केवल राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन वोट डाल सकते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ना कि विधान परिषद के सदस्य। तो ऑप्शन जो दूसरा कह रहा है ये गलत है। तीसरा देखिए क्या रहा है, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कह रहा है, ये सही है। और ऑप्शन 4 में देखिए क्या कह रहा है, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, ये भी सही है। और अगर प्रश्न आज के हिसाब से हो तो दिल्ली पुदुचेरी के साथ साथ जम्मू और कश्मीर भी हो जाएगा। लेकिन चूंकि दिल्ली और पुदुचेरी की बात हो रही है
तो उस समय जम्मू कश्मीर क्या था, जम्मू कश्मीर वो उसमें विधानसभा बिल्कुल पूरी तरीके से भंग थी। ये 2023 का प्रश्न है। अब देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि 1 2 3 सही है, मतलब कौन सा ऑप्शन, कौन सा कोट सही है। तो 1 3 और 4, तो 1 3 और 4 वो आपके डी ऑप्शन में है। इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली व पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। ऑप्शन ए कह रहा है 42वां, ऑप्शन बी कह रहा है 70वां, और ऑप्शन सी क्या कह रहा है 44वां, और ऑप्शन डी कह रहा है 84वां। मैं ये सारे के सारे संविधान संशोधन आपको बता रहा हूँ। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किसकी सरकार में की गई थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार में, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जिसमें क्या हुआ कि राष्ट्रपति को बाध्य किया गया कि वो क्या करे, मंत्री परिषद की सलाह माने। और अगली बात, 42वें संविधान संशोधन में ही क्या हुआ, जो सीटें थी लोकसभा और राज्यसभा, साथ ही साथ विधानसभा की जितने सारी सीटें थी उसको फ्रीज कर दिया गया। कब तक के लिए, 2000 तक के लिए, कि अब जो सीटों में बदलाव होनी है वो 2000 के बाद ही होनी है। 2000 तक तो सीटों में बदलाव नहीं होंगी। और साथियों, इसी में वो प्रावधान किया गया कि जो 1971 की जनगणना है उसी के अनुसार क्या होंगी, उसी के अनुसार चुनाव में सीटें चलती रहेंगी 2000 तक। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ और उस समय सरकार थी मोरारजी देसाई की, यानी जनता पार्टी की सरकार थी, तो उसमें क्या हुआ, उसमें सरकार ने एक संशोधन करके 44वां संशोधन 1978 में किया। 77 में सरकार आई और 78 में संशोधन किया, जिसमें ये क्या किया, ये करवा दिया कि जो राष्ट्रपति है वो बाध्य होंगे, जरूर होंगे, मंत्री परिषद की सलाह मानने पर बाध्य होंगे, लेकिन एक बार कम से कम पुनर्विचार के लिए उनको भी क्या करना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, ताकि वो किसी भी बिल को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सके। और 84वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, इसके तहत हुआ था कि जो 2000 तक फ्रीज करके रखा गया था सीटों को, उसको बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया। और ये हुआ कब था, ये हुआ था 2001 में। 42 का डबल 84 याद रखें, और 2000 तक तो पहले से था ही, 2001 कर दिया गया 84वां संविधान संशोधन द्वारा। और इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और ऑप्शन बच गया कौन सा, 70वां। तो 70वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत क्या हुआ था, उसके तहत दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। कहने का मतलब, जो निर्वाचक मंडल है ये दिल्ली और पुदुचेरी, ये दोनों क्या है, तो ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इसको पहली बार शामिल किया गया 70वां संविधान संशोधन के माध्यम से। चलिए 8वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की व्याख्या करता है। तो आर्टिकल 54 क्या बताता है, राष्ट्रपति में कौन कौन लोग भाग लेंगे, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करते हैं कौन, आर्टिकल 54 में लास्ट में 4 है। तो आपको 4 बातें ध्यान रखनी है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और साथ ही साथ दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये चारों बातें आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल 56 का जो संबंध है वो आर्टिकल 56 का संबंध योग्यता से है। आर्टिकल 55 का संबंध निर्वाचन की जो प्रोसेस है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे कैसे होगा,
इस बात का उल्लेख कौन करता है? तो आर्टिकल 55। अगला जो वीडियो आएगा साथियों, वो पूरा का पूरा किस पर आधारित होगा? सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स पर होगा, और साथ ही साथ उसमें सब क्लाउजेस भी होंगे कि इस आर्टिकल में जो सब क्लाउज इतना है इसके तहत क्या कुछ प्रोविज़न है। तो अब बचा कौन सा ऑप्शन? सी, यानी पुनः निर्वाचन की व्यवस्था व्याख्या अगर कर रहा है तो वो कौन कर रहा है? आर्टिकल 57। और भारत में कोई व्यक्ति जितनी बार चाहे वो राष्ट्रपति बन सकता है, इसमें किसी प्रकार की कोई बंधन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हालांकि अमेरिका में केवल 2 ही बार हैं, और अमेरिका इतना सुदृढ़ और विकसित देश है। अगला नंबर का प्रश्न देखिए, 9 नंबर क्या कह रहा है? एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। एक सांसद बोले तो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा का सदस्य यानी MLA राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, लेकिन कंडीशन, अब देखिए कौन से कंडीशन की बात हो रही है। ऑप्शन ए कह रहा है चुनाव लड़ने से पहले उसे अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा। क्या ऐसा है? चलिए देखते हैं आगे। ऑप्शन बी कह रहा है अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर सदस्यता छोड़नी होगी। ऑप्शन सी कह रहा है निर्वाचित होने के उपरांत तुरंत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ऑप्शन डी कह रहा है कि एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। तो ऑप्शन डी तो यहीं खारिज हो रहा है, क्योंकि सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है जब अगर कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सांसद भी चुनाव लड़ सकता है, विधानसभा का सदस्य भी चुनाव लड़ सकता है। तो ये डी ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? चुनाव लड़ने से पूर्व अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा। देखिए योग्यता में साफ साफ कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है तो वो चुनाव लड़ सकता है। शर्त यह है कि उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35, और वह किसी लाभ के पद पर ना हो। तो स्वाभाविक है कि अगर वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है तो वह लाभ के पद पर तो है, लेकिन वो ऐसे लाभ के पद पर है जो संवैधानिक है। तो संवैधानिक पद पर रहने का मतलब ये हुआ कि चुनाव लड़ने से पूर्व उसकी सदस्यता से उसको त्यागपत्र देना नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर सदस्यता छोड़नी होगी, ये बात भी गलत है। निर्वाचित होने के उपरांत तुरंत सदस्यता छोड़नी होगी, ये बात सही है कि अगर आप निर्वाचित हो गए, आप लोकसभा के मेंबर हैं या राज्यसभा के मेंबर हैं या विधानसभा के मेंबर हैं, और आपने क्या करी, राष्ट्रपति के लिए अपनी जो नामांकन दर्ज कराया और आप राष्ट्रपति बन गए गलती से। और जब राष्ट्रपति बन गए मतलब चुनाव जीत गए, तो अब आपको तुरंत क्या करना है? उस पोस्ट को खाली करना है, वो सदस्यता आपको छोड़ देनी होगी। और 10वां नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। 5 वर्ष ही रहता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि ऑप्शन क्या कह रहा है। अपने निर्वाचन की तारीख से, ऑप्शन बी कह रहा है संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, ऑप्शन सी कह रहा है अपने पद ग्रहण के दिन से, ऑप्शन डी कह रहा है निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। मैंने ये सारी की सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एकदम डिटेल के साथ पढ़ा रखी है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि अपने निर्वाचन की तारीख से, भाई जिस दिन निर्वाचन होगा उस तारीख से 5 वर्ष नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है संसद द्वारा, तो भाई संसद जो तारीख तय करेंगे क्या राष्ट्रपति महोदय उसी तारीख से 5 वर्ष तक के लिए चुने जाएंगे? नहीं, चूँकि संसद तय नहीं करेंगे, हमारा संविधान तय करेगा। और हमारा संविधान क्या तय कर रहा है कि राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष तक बना रहेगा। आर्टिकल 56 में ये व्यवस्था करी गई है।
साथियों योग्यता शायद मैंने बताने में मिस किया, योग्यता 58 में है। 56 में क्या है, कार्यकाल। तो अपने पद ग्रहण करने के दिन से कब तक, 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल होगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ऑप्शन डी जो कह रहा है निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग का काम है निर्वाचन करवाना, ना कि ये तारीख तय करना कि वो कब से कब तक पद पर बने रहेंगे। 11वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, जो अपना त्यागपत्र है वो किसको सौंपते हैं? क्या वो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, क्या वो भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे, क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को देंगे, क्या भारत के प्रधानमंत्री को देंगे? तो मैंने आपको बताया था इसी कार्यकाल में क्या कहा गया है कि जो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष होगा। इससे पहले यदि वह चाहे तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकते हैं और उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। लेकिन राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देंगे वो किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को। और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं ये तो अगला काम करेंगे, वो हम लोग आगे प्रश्न में देखेंगे, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इनका त्यागपत्र से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री चाहे तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं, दे सकते हैं, और राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री को क्या कर सकते हैं, उनके पद से भी हटा सकते हैं। कैसे, भंग करवा कर। लेकिन इतना आसान नहीं है, और जब तक प्रधानमंत्री स्वयं ना चाहे या फिर क्या हो जाए लो कॉन्फिडेंस मोशन ना लग जाए, तब तक राष्ट्रपति का कुछ नहीं चलता। राष्ट्रपति के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। 12वां नंबर का प्रश्न क्या है, 12वां नंबर का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, संसद द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। साथियों, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट के लिए मैंने आपको आर्टिकल 61 बताया था, और इम्पीचमेंट के तहत मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें पढ़ा रखी है कि इम्पीचमेंट कौन लगा सकते हैं। तो इम्पीचमेंट क्या प्रधानमंत्री लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा हटाया जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा हटाया जाएगा। हाँ, ये और बात है कि दोनों में से आरोप कोई भी लगा सकते हैं, किसी भी सदन से लगाया जा सकता है। और ऑप्शन सी कह रहा संसद द्वारा, तो संसद द्वारा ही तो हटाया जाएगा, क्योंकि संसद में ही कौन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। और कह रहा भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का राष्ट्रपति को हटाने में किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा। और अगर राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति चाहे तो अपना त्यागपत्र खुद ही दे करके पद छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर संसद चाहे तो उल्लंघन पर, किस चीज़ के उल्लंघन पर, संविधान के उल्लंघन पर 14 दिन का समय देकर इनको 2/3 बहुमत के द्वारा पदमुक्त करा सकते हैं। चलिए 13वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। कह रहा किस आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो इसमें समय खराब ना करें, मैंने अभी अभी आपको बताया, ऑप्शन बी संविधान का उल्लंघन होने पर ऐसा होगा। मानसिक अस्थिरता होने पर, भाई मानसिक अस्थिरता है, कुछ ही दिन में ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब नहीं होगा तो फिर उसके लिए सोचा जाएगा। लाभ का व्यवसाय करेंगे, तो लाभ का व्यवसाय करने पर क्या हो जाएंगे वो,
ऐसा थोड़ी है कि उन पर महाभियोग चलाया जा सकेगा। लाभ का व्यवसाय अगर वो कर रहे हैं तो उनको उनके पद से क्या किया जा सकता है, उनके पद के लिए चुना ही नहीं जाएगा सबसे पहली बात। और मानसिक अस्थिरता है तो भाई सीधी सीधी बात है, योग्यता जो आर्टिकल 58 कहता है वो क्या कहता है कि वही व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के लिए एलिजिबल होंगे जो क्या होंगे, भारत के नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष आयु हो, लाभ के पद पर ना हो और मानसिक रूप से सही हो, मतलब पागल या दिवालिया ना हो। ऐसे लोग ही तो संवैधानिक पद पर, राष्ट्रपति के पद पर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है महाभियोग, तो महाभियोग कब लगाया जाएगा, वो राष्ट्रपति के पद पर हो जाएंगे। तो भाई राष्ट्रपति के पद पर होने के लिए इन सारी बातों से मुक्त होना चाहिए। तो बचे एक ऑप्शन बी, संविधान का उल्लंघन होने पर। ऐसे भी आप देख सकते हैं। देखिए 14वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। मैंने अभी आपको बता दिया 61, इससे पहले मैंने जो बताया आपको उसमें बता दिया आर्टिकल 61 के मुताबिक भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और यह महाभियोग कौन चलाएंगे, संसद के द्वारा चलाया जाएगा। और महाभियोग लगाएगा कौन, महाभियोग लगाएगा कौन, तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी हाउस के द्वारा लगाया जा सकता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर सिर्फ और सिर्फ ये प्रश्न पूछा जाए कि जो महाभियोग शब्द है इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो याद रखें आर्टिकल 56 में ही है। आर्टिकल 56 में जो कार्यकाल है उसी में क्या दिया गया है, महाभियोग शब्द दिया गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग चलाना, महाभियोग का जो प्रोसेस है ये आर्टिकल 61 में दिया गया है, ध्यान रखें। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं तो इन महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को भी हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 356 के तहत साथियों मैंने आपको बताया था स्टेट इमरजेंसी का प्रोविज़न है। आर्टिकल 75 क्या है, आर्टिकल 75 में है कि भारत के जो राष्ट्रपति है उसकी नियुक्ति कौन करेंगे, उसकी नियुक्ति, और भारत के जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति कौन करेंगे, तो वो राष्ट्रपति महोदय करेंगे। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेंगे, तो वो राष्ट्रपति करेंगे। और आर्टिकल 76 में है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी सरकार के आँख और कान अगर है तो वो कौन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नाम ही है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ऑप्शन जो तीनों थे ए बी सी बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है तो किसको है। यहां मैंने बता दिया सिर्फ और सिर्फ किसको है, संसद को, यानी सांसद को, जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं उन्हीं को है। लेकिन ऑप्शन बाकियों को भी देख लेते हैं। क्या, राजनीतिक दल को। भाई राजनीतिक दल में तो कोई भी हो सकता है, चाहे वो सत्तारूढ़ हो या फिर वो सत्तारूढ़ ना हो, यानी रूलिंग हो या फिर नॉन रूलिंग हो। तो क्या कोई भी राजनीतिक दल आकर के भारत के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को उनको उनके पद से महाभियोग के द्वारा हटा देंगे या प्रोसेस शुरू कर देंगे? इतना आसान है क्या? नहीं होना चाहिए और है भी नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है प्रधानमंत्री, तो सिर्फ प्रधानमंत्री अगर चाहे तो महाभियोग लगा देंगे, ऐसा भी नहीं है। हाँ, सांसद। और ऑप्शन डी कह रहा है विधानमंडल। देखिए विधानमंडल के जो सदस्य हैं केवल और केवल क्या कर सकते हैं, ये सॉरी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ध्यान रखें इस बात का। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 16, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कितना दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? क्या 16 दिन, क्या 14 दिन, क्या 21 दिन और 30 दिन? मैं फिर आपको बता दूं कि मैंने सारे के सारे प्रश्न
पूरा एकदम थ्योरी के साथ करवाया हुआ है। ऑप्शन ए कह रहा है 16 दिन, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है 21 दिन, ऑप्शन डी कह रहा है 30 दिन। मैंने आपको बताया था 14 दिन का समय दिया जाएगा कि राष्ट्रपति महोदय अगर आप अपनी सफाई में कुछ पेश करना चाहे तो कर सकते हैं, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से कम 2/3 बहुमत, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे के पूरे सदन भी मिलकर वोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि राष्ट्रपति का रिक्त पद भर लिया जाना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 62 के मुताबिक क्या था, आर्टिकल 62 के मुताबिक अगर राष्ट्रपति का जो पद है वो किसी कारणवश रिक्त हो जाए, कारण कुछ भी हो सकता है, आकस्मिक मृत्यु हो सकती है, या राष्ट्रपति पर महाभियोग चला करके उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, या फिर राष्ट्रपति ने चाहा कि मुझे अब अपने पद पर नहीं रहना है, तो वो क्या कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर पद छोड़ सकते हैं। तो उनका पद रिक्त हो गया। तो आर्टिकल 62 कहता है कि किसी भी कीमत पर 6 माह के अंदर, केवल और केवल 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का जो पद है वो भर लिया जाना आवश्यक है। तो कितना माह, 6 माह। ज़्यादा से ज़्यादा का समय अगर दिया जाएगा तो 6 माह, यानी 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का पद भर जाना चाहिए। 18 नंबर का जो प्रश्न है वो देखिए क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या अन्य कारणों से अपने पद से हट जाए तो उपराष्ट्रपति निर्वहन करेगा। जो उपराष्ट्रपति है कितने दिनों तक निर्वहन करेगा उस पद का? भाई सीधी बात है, जितने दिन में इलेक्शन ना हो जाए, 6 माह के अंदर अंदर। मैंने आपको बताया तो 6 माह के अंदर अंदर, इसका मतलब है कि उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना महीना, 6 महीना। यही प्रश्न है, लेकिन प्रश्न का स्वरूप थोड़ा सा दूसरा है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 5 वर्ष क्या है, तो 5 वर्ष उनका कार्यकाल होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 56 में। 19वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? ऑप्शन ए कह रहा है राज्य का उपसभापति, तो राज्य का उपसभापति। ऑप्शन बी कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी कह रहा है भारत के महान्यायवादी, और ऑप्शन डी कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। साथियों, जो भारत का उपसभापति, राज्य का जो सभापति है, राज्यसभा का जो सभापति है, वो तो खुद उपराष्ट्रपति होते हैं। लेकिन प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति भी ना हो। तो जब उपराष्ट्रपति है ही नहीं तो सभापति तो होंगे नहीं, या उपसभापति की बात हो रही है। तो उपसभापति को इतना पावर तो नहीं है कि वो उनके कार्यों का निर्वहन करे। हाँ, उपराष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति, मैंने बताया था कि उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो पदेन सभापति होते, उनके सभापति होने का कार्य, उनका जो निर्वहन है वो उपसभापति कर सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के तौर पर उनके कार्यों का निर्वहन बिल्कुल नहीं कर सकते। और अगला ऑप्शन जो कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष, ये भी नहीं कर सकते। ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी, जो कि आर्टिकल 88 के मुताबिक हमारे संवैधानिक प्रावधान है कि क्या है आर्टिकल 88 में कि भारत का एक महान्यायवादी होगा जो जब चाहे लोकसभा, राज्यसभा या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बैठ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। और ऑप्शन डी कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जी हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही अपने पद पर ना हो तो उनके कार्यों का निर्वहन कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कौन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, एक बात कि अगर ये भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके बाद जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है, इनके बाद वो करेंगे। बहरहाल इतने सारे लोग तो एक ही साथ छुट्टी पे नहीं होंगे। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है
कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जाती है किनके द्वारा? क्या वो प्रधानमंत्री करेंगे, क्या मंत्रिपरिषद करेंगे, क्या राष्ट्रपति करेंगे, या फिर क्या उपराष्ट्रपति करेंगे? तो मैंने बताया था आर्टिकल 108 के मुताबिक, आर्टिकल 108 के मुताबिक क्या कि अगर साधारण विधेयक में किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है, एक सदन पारित कर रहा, दूसरा सदन रद्द कर रहा, तो दोनों के जो भावनाओं को एक साथ बुला करके पूछा जाएगा कि आखिर आप लोग चाहते क्या है। जो कहना है साफ साफ कहिए और सामने कहिए। तो संयुक्त बैठक बुलाने का प्रोविज़न 108 में केवल और केवल राष्ट्रपति महोदय के पास है। लेकिन याद रहे, उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे साथियों। और जो संयुक्त अधिवेशन होता है केवल और केवल साधारण विधेयक पर होता है, ना ही वो संविधान संशोधन विधेयक पर होगा और ना ही वो धन विधेयक पर होगा। इस बात को ध्यान रखें। अगला जो हम लोग का पार्ट आएगा वो पार्ट केवल और केवल किससे आएगा? आर्टिकल से संबंधित आएगा। और आर्टिकल साथ ही साथ जो और भी इससे ज़्यादा थोड़ा सा टफ प्रश्न होगा उससे संबंधित होगा। और आज की क्लास को यही संपन्न करता हूँ। तब तक खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।